नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 26 अप्रैल 2023 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के कुछ अभ्यास प्रश्न हम आपको देंगे और अंत में आज के किसी महत्वपूर्ण तथ्य की हम चर्चा करेंगे। आज के सत्र को प्रारंभ करें इससे पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा आप सभी जानते हैं, टारगेट प्रीलिम्स 2023 हमारा संचालित हो रहा है, जिसमें एमसीक्यू के माध्यम से हम विगत वर्ष में जो भी करंट अफेयर्स के अलग अलग भाग हैं उनकी विस्तृत रूप में चर्चा कर रहे हैं। और इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो हमारा जो पहला भाग है वो पूरा हो चुका है। अब भारतीय राजव्यवस्था का जो सत्र है वो कल से प्रारंभ होगा, जिसे हरस्मित सर के द्वारा संचालित किया जाएगा। और इस सत्र में आप 10 से 12 बजे के बीच में भाग ले सकते हैं लाइव रूप में। तो 24 अप्रैल से हमारा ये सत्र शुरू हुआ है और आगामी 15 मई तक रहेगा। तो लगातार इस सत्र में आप लोग बने रहें। कल के दिन में इंडियन पॉलिटी का जो पहला सत्र है वो संचालित होगा और इसी रूप में आप देखें लगातार हमारे अन्य जो विषय हैं उनका संचालित किया जाएगा। तो टारगेट प्रीलिम्स हमारा जो सेशन है जो 2023 प्रारंभिक परीक्षा को लक्षित करके किया जा रहा है, आप 10 से 12 के बीच में लाइव रूप में उसमें अवश्य भाग लें। इसके लिए आपको एक बिल्कुल आसान सा काम करना है। हमारा बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करके रखना है, जिससे कि जब भी लाइव सेशन शुरू हो उसकी जो सूचना है वो आपको एडवांस में मिल पाए। चलिए तो आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। भारत में उत्कृष्ट संस्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कितने सत्य हैं? यह हैं। देखिए, जब हम उत्कृष्ट संस्थान की बात करते हैं तो ये प्रमुख रूप से इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस की एक तरह से बात की जाती है। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस है, कोशिश ये है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत में जो संस्थान है उनको अंतर्राष्ट्रीय मानक पर लाया जाए। इसके संदर्भ में 2016 के बजट में प्रमुख रूप से बातें कही गई थी और उसी आधार पर 2017 में प्रमुख रूप से यूजीसी के द्वारा एक तरह से कोशिश ये की जा रही है कि भारत में इस तरह के जो संस्थान हैं वो एक तरह से आगे मजबूत किए जाएं। इसके लिए अलग अलग प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनको इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया जाएगा। इसमें 20 एक तरह से संस्थाएं होंगी, जिसमें अगर आप देखें तो सरकारी क्षेत्र के संस्थान हैं, इसी के साथ साथ निजी क्षेत्र के संस्थान हैं और साथ साथ आप देखें अगर प्रायोजित आधार पर कोई नया संस्थान है तो उसको भी एक तरह से यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का दर्जा मिल सकता है। ये जो 20 संस्थाओं को एक तरह से घोषित करने की बात है, वर्तमान में अगर हम देखें तो सरकारी संस्थाएं 8 इसमें एक तरह से शामिल हो चुकी हैं और 4 निजी क्षेत्र की अंतिम रूप में घोषित हो चुकी हैं। इनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि ये इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस हैं। तो 8 और 4 यानी 12 एक तरह से घोषित हो चुके हैं। तो ये सरकारी संस्थाएं हैं और ये निजी संस्थान 4 हैं। तो यहाँ पर अगर हम इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के संदर्भ में अपने विकल्पों को देखें, पहला विकल्प हम देखते हैं यह यूजीसी द्वारा भारत में विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा संस्थानों को विकसित करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। पहला कथन सत्य है। दूसरा, केवल सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान ही यह टैग प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ पर निजी संस्थान को भी यह दर्जा दिया गया है। दूसरा कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि उत्कृष्ट संस्थान का जो दर्जा है वो निजी क्षेत्र की संस्थाएं भी प्राप्त कर सकती हैं। तीसरा, यह टैग प्राप्त करने से पहले एक संस्थान को कम से कम 10 वर्षों तक कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए, इस तरह की स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर कोई प्रायोजित संस्थान है जो नया स्थापित हो रहा है तो उसको भी ये दर्जा मिल सकता है। तो 10 साल के जो एक्सपीरियंस की बात है वो एक तरह से यहाँ पर सत्य नहीं है। तो तीसरा कथन भी असत्य है, केवल पहला सत्य है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है केवल एक कथन सत्य है। यहाँ पर अगर हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा है तो प्रमुख रूप से आधार ये है कि जो ये 20 संस्थाओं को एक तरह से इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस बनाने की बात चल रही थी वो प्रक्रियाएं थोड़ी सी धीमी चल रही हैं। आलेख में उसके संदर्भ में बात कही गई है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कितने शहरों में कभी भी सीधे सिर के ऊपर सूर्य का अनुभव नहीं किया जा सकता है? देखिए, प्रमुख रूप से प्रश्न का आधार ये है कि अगर हम कल की बात करें यानी 25 अप्रैल की बात करें तो बेंगलुरु में जीरो शैडो डे एक तरह से मनाया गया। जब हम जीरो शैडो डे की बात करते हैं जो बेंगलुरु में मनाया गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यक्ति खड़े हैं लेकिन उनकी कोई भी एक तरह से यहाँ पर जो परछाई है वो नहीं बन रही है। तो इसका बड़ा कारण ये है कि सूर्य की जो स्थिति है, तो सूर्य की स्थिति के संदर्भ में आप सभी जानते हैं कि अगर हम एक तरह से पृथ्वी का यहाँ पर एक संरचना बना लें और ये हम भूमध्य रेखा ले लें और यहाँ पर अगर हम मान लीजिए कर्क रेखा की बात करते हैं और ये अगर हम मकर रेखा को एक तरह से ले लेते हैं, तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो भी एक तरह से सूर्य की गति होती है
जो हमें दिखती है वैसे गति पृथ्वी की है, सूर्य स्थिर रहता है। भूमध्य रेखा पर दो समय अगर हम बात करें 21 मार्च यानी वर्नल इक्विनॉक्स और एक तरह से 23 सितंबर यानी ऑटोमनल इक्विनॉक्स। तो 21 मार्च को सूर्य एक तरह से कहाँ पर रहता है, भूमध्य रेखा पर, और यहाँ से 3 महीने का समय लेता है, यानी अगर हम बात करते हैं अप्रैल मई जून, तो ये जून के समय यहाँ पर रहता है यानी कर्क रेखा पर, और दोबारा एक तरह से 3 महीने का समय लेकर वापस आएगा सितंबर में, फिर आ जाएगा भूमध्य रेखा पर, यानी मार्च और सितंबर में भूमध्य रेखा पर। और उसके बाद आप देखें तो सितंबर के बाद अगर आगे जाएगा तो ये विंटर सोल्स्टाइस 21 सितंबर, और ये मकर रेखा पर एक तरह से चमकेगा। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो कर्क रेखा पर ये जून का समय, यहाँ पर दिसंबर, और मार्च और सितंबर में भूमध्य रेखा पर यहाँ पर सूर्य एक तरह से लंबवत चमकता है। यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो भी स्थल होते हैं वहां पर आप देखें ऐसी स्थितियां बनती हैं कि सूर्य आपके ठीक ऊपर रहता है, और उस आधार पर आपकी कोई भी शैडो या परछाई नहीं बनती है। तो ये ध्यान रखें कि ऐसी स्थिति उन शहरों में आएगी, उन स्थलों में आएगी जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहते हैं, यानी 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, इसके बीच में यानी इन अक्षांशों के बीच में जो भी शहर होंगे वहां पर जीरो शैडो डे एक तरह से हो सकता है। अब अगर हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में हमको यहाँ पर 5 शहर दिए गए हैं, दिल्ली, चेन्नई, इम्फाल, बेंगलोर और रायपुर। तो अगर हम मैप में देखें तो ये एक तरह से कर्क रेखा की स्थिति आपको दिखाई पड़ रही है। अब अगर हम कर्क रेखा और नीचे अगर हम भूमध्य रेखा देखें तो उसके बीच के एक तरह से जो स्थल हैं उनको हम चुन सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बेंगलुरु की बात करें, साथ साथ चेन्नई की बात करें, या अगर हम यहाँ पर रायपुर को ले लें, तो ये तीन तो कर्क रेखा के नीचे हैं, मतलब यहाँ पर जीरो शैडो डे होगा। लेकिन अगर हम इम्फाल की बात करें तो ये देखिए इसके ऊपर है, और अगर हम दिल्ली की बात करते हैं ये भी ऊपर है। तो ये दो शहर हैं यानी दिल्ली और एक तरह से इम्फाल, जहां पर जीरो शैडो डे की जो स्थिति है वो एक तरह से नहीं आएगी, यानी कभी भी सीधे सिर के ऊपर सूर्य का अनुभव नहीं होगा। तो यहाँ पर दो शहर हो जाएंगे, दिल्ली और साथ साथ इम्फाल, यानी चेन्नई, बेंगलोर और रायपुर में ये एक तरह से अनुभव किया जा सकता है। तो इस आधार पर आप देखें तो हमारा उत्तर हो जाता है ए, केवल 2 शहर। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, सही कथनों की पहचान कीजिए। क्वांटम कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के सुपर कंप्यूटर है जिनका उपयोग तेज प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। तो देखिए क्वांटम कंप्यूटर किसी तरह के सुपर कंप्यूटर नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें जैसे दूसरे कथन में जो दिया गया है, सत्य कथन है कि बिट्स की जगह पर आप देखें क्वांटम बिट्स का उपयोग किया जाता है। यानी अगर कोई भी एक तरह से अगर हम तत्व को देखें तो उसका जो व्यवहार है वो प्रमुख रूप से एक पार्टिकल के रूप में, कण के रूप में, एक धारा या वेव के रूप में हो सकता है। तो क्वांटम एक तरह से जब कंप्यूटर की बात होती है तो दोनों व्यवहार उसमें उपयोग होते हैं, वो चाहे एक तरह से वेव का हो या एक तरह से पार्टिकल का। तो कण और एक तरह से तरंग दोनों व्यवहार का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए ये कहना है कि एक प्रकार के सुपर कंप्यूटर ऐसा नहीं है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करके सुपर कंप्यूटर बनाए जरूर जा सकते हैं, तेज प्रोसेसिंग जरूर हो सकती है, लेकिन ये किसी प्रकार के सुपर कंप्यूटर ही होंगे ऐसा नहीं है। तो पहला कथन यहाँ पर असत्य हो जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें दूसरे की तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर क्वांटम बिट्स का एक तरह से उपयोग किया जाता है और ये क्वांटम यांत्रिकी पर प्रमुख रूप से काम करता है। तीसरा, भारत में 8 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी गई है। तो भारत में क्वांटम के क्षेत्र में काम करने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 8 वर्ष की अवधि के लिए मंजूर किया गया है। तीसरा कथन सत्य है। 2 और 3 केवल सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है बी। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से यह है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक आर्टिकल शेयर किया गया है जो प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा लिखा गया है, और ये आर्टिकल भारत में नेशनल क्वांटम मिशन के संदर्भ में है। तो इसी आधार पर हमने क्वांटम कंप्यूटर को आधार बनाकर आपसे प्रश्न पूछा है। चौथा प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपको कुछ रिपोर्ट या सूचकांक दिए गए हैं और यहाँ पर अलग अलग संस्थाएं जो इसको जारी करती हैं इसका मिलान आपको करना है। तो अगर हम विश्व आर्थिक आउटलुक की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा दिया जाता है, यानी 1 की अगर हम बात करें तो इसके साथ सी का मिलान बनता है। अगर हम गतिशीलता सुगमता सूचकांक की बात करें तो ये सूचकांक अगर हम देखें तो हमारे प्रश्न का आधार भी ये है, इसे ओएमआई फाउंडेशन के द्वारा प्रमुख रूप से जारी किया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से ये एक तरह से देखा जाता है कि जो भी एक तरह से परिवहन के अलग अलग साधन हैं वहाँ पर उपयोग करने के लिए कितना कैशलेस एक तरह से भुगतान का तंत्र उपयोग किया जा रहा है। तो भारत में आप देखें अगर हम आइजल की बात करें तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर कैशलेस भुगतान किया जाता है जो भी परिवहन के अलग अलग साधन उपयोग किए जा रहे हैं उनके लिए। इसके बाद अगर हम देखें तो कोलकाता का स्थान है, और हैदराबाद की अगर हम बात करें तो भविष्य में परिवहन में किस तरह से कैशलेस तंत्र का उपयोग करना उसके लिए प्रमुख रूप से इसे माना गया है कि ये मेगा सिटी के रूप में आगे बढ़ेगा। साथ साथ अगर हम देखें तो शिमला और कोहिमा में बड़े पैमाने पर कैशलेस भुगतान उपयोग किया जा रहा है डिलीवरी या अन्य प्रकार की जो सेवाएं होती हैं, जैसे अगर हम परिवहन की बात करें उनके लिए।
इसी के साथ साथ पणजी में स्थितियां बेहतर हुई हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बूमिंग सिटीज की बात करें जहां पर ज्यादा भुगतान कैशलेस स्थितियों में जा रहा है, तो इसमें कानपुर, पटना और लखनऊ प्रमुख रूप से काफी आगे हैं। नागपुर में अगर हम देखें तो माना यह जा रहा है कि लोगों के द्वारा कम से कम 3 या उससे ज़्यादा ऐप का स्मार्टफोन में अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है, जिसमें वो चाहे परिवहन की बात करें या डिलीवरी की बात करें उसके लिए कैशलेस भुगतान करते हैं। साथ साथ कोची की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी स्थिति बेहतर है। और अहमदाबाद में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक जो वाहन है उसके संदर्भ में ज़्यादा लोग एक तरह से स्वीकार करने की स्थिति में जा रहे हैं। तो ये जो इंडेक्स ओएमआई फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है, इसके माध्यम से अगर हम देखें कि जो भी एक तरह से परिवहन की स्थिति है, डिलीवरी की स्थिति है, उसमें कितनी आसानी होती है, कैशलेस कितना हो सकता है, कितने अलग अलग ऐप के माध्यम से होता है, इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहन का कितने आसानी से उपयोग हो सकता है, ये सारे तंत्र प्रमुख रूप से ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स में देखे जाते हैं। तो ये सूचकांक जैसा हमने देखा कि ओएमआई संस्थान के द्वारा एक तरह से जारी होता है, यानी इसके साथ में बी का एक तरह से मिलान बनता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट की बात करें तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। साथ साथ अगर हम वैश्विक लैंगिक अंतराल की बात करें, जेंडर गैप की रिपोर्ट की बात करें, तो ये भी एक तरह से विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी होता है। अगर हम मिलान को देखें तो CBA हमारा मिलान बनेगा। इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है सी। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज 2013 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हमने आपको अभ्यास के लिए दिया है। प्रश्न को देखते हैं। बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? अगर हम तेभागा आंदोलन की बात करें तो ये 3 भाग की बात करता है। उसी से आप लिंक कर सकते हैं कि जमींदारों को जो भी एक तरह से फसल में हिस्सा दिया जाता था वो आधा भाग से एक तरह से कम करके 1/3 करने की मांग की गई थी। यानी अगर मान लीजिए फसल 100 किलो होती है तो 50 किलो जमींदार को मिलता था। तो ये 3 भाग यानी 1/3 करने के लिए प्रमुख रूप से ये आंदोलन तेभागा बंगाल में चलाया गया। तो कथन यहाँ पर सत्य है ए। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं। और आज हम भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा जो अनुमान आया है, अगर हम बात करें 2019-20 के संदर्भ में, तो उसके संदर्भ में जो आंकड़े उनकी प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान की बात करें तो ये 7वां संस्करण है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा का जो अनुमान का आंकड़ा है ये NHSRC संस्था के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यानी नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, इसके द्वारा प्रमुख रूप से तैयार किया जाता है। अगर हम NHSRC की बात करें तो इसे 2014 से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल हेल्थ अकाउंट्स टेक्निकल सेक्रेटेरिएट का दर्जा दे रखा है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के जो अनुमान है वो WHO की तरफ से जो मानक बने हुए हैं स्वास्थ्य लेखा प्रणाली के 2011 के, उसके आधार पर एक तरह से तैयार किया गया है, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार रिपोर्ट है। इस 7वीं रिपोर्ट के जारी होने के बाद 2013-14 से लेकर 2019-20 तक लगातार हमारे पास स्वास्थ्य के संदर्भ में जो भी भारत में व्यय हो रहा है उसके संदर्भ में आंकड़ा एक तरह से है। तो हम स्वास्थ्य सूचकांक या स्वास्थ्य के संदर्भ में जो सुधार किए जा रहे हैं उनको आसानी से एक तरह से अनुमान लगा सकते हैं। इस रिपोर्ट के अगर हम कुछ प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो यहाँ पर पहला जो आंकड़ा है वो आउट ऑफ पॉकेट व्यय की बात करता है, यानी किसी व्यक्ति को अपनी जेब से स्वास्थ्य पर कितना खर्च करना है। 2014-15 में यह आंकड़ा 62.6% था, यानी अगर कोई 100 रुपये खर्च कर रहा है तो 62 रुपये 60 पैसे उसे अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन 2019-20 में आप देखें ये घटकर 47.1% हो गया है। इसका मतलब ये है, अगर हम आयुष्मान भारत जैसी योजना की बात करें तो उसके माध्यम से सरकार जो 5 लाख का एक आपको स्वास्थ्य बीमा दे रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो स्वास्थ्य पर खर्च है वो बढ़ा है, तो लोग अपनी जेब से जो खर्च करें उसमें गिरावट देखी गई है। साथ साथ अगर अब जीडीपी पर जो सरकार के द्वारा स्वास्थ्य का व्यय किया जा रहा है उसका अगर हिस्सा देखें 2014-15 के वित्तीय वर्ष में 1.13% था, अब ये बढ़कर 2019-20 में 1.35% हो गया है। तो आंकड़ा अगर हम देखें तो सर्वोच्च स्तर जो एक तरह से 2017-18 का था दोबारा हमने यहाँ पर प्राप्त किया है। अगर हम 2014-15 से देखें तो 17-18 से 18-19 में एक गिरावट थी, लेकिन उसके बाद से दोबारा वृद्धि है और सर्वोच्च स्तर जो 2017-18 का है वो हमको दोबारा मिल चुका है। तो जीडीपी का लगभग 1.35% सरकार स्वास्थ्य पर खर्च कर रही है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य पर जो व्यय किया जा रहा है उसमें सरकारी स्वास्थ्य व्यय का जो हिस्सा है वो 2014-15 के वित्तीय वर्ष में 29% था, ये 2019-20 के वित्तीय वर्ष में बढ़कर 41.4% हो गया है। तो ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सेवाओं पर जो व्यय है वो एक तरह से बढ़ा है। और इसमें प्रमुख रूप से जैसा सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है उसका प्रमुख रूप से एक तरह से योगदान है, जिसमें एक तरह से ये कहा गया था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय का 2/3 हिस्सा प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणालियों पर खर्च किया जाएगा।
इसमें अगर हम देखें तो आयुष्मान भारत योजना में आयुष्मान भारत हेल्थ और जो वेलनेस सेंटर हैं उन्होंने काफ़ी एक तरह से मदद की है, क्योंकि ये प्राथमिक स्तर पर जो भी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उनको बेहतर करने में योगदान कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आगे चलकर माध्यमिक और उच्च स्तरीय जो सेवाएं हैं वहां पर भी सहायता प्रमुख रूप से दी जा रही है। तो ये सारे कुछ प्रमुख कारण हैं जिससे भारत का स्वास्थ्य पर जो व्यय है वो एक तरह से बढ़ा है और स्वास्थ्य की स्थितियां भारत में बेहतर हुई हैं। लोगों के द्वारा स्वयं जो खर्च किया जा रहा है उसकी तुलना में सरकार ज़्यादा व्यय कर रही है। तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर स्थितियों की बात एक तरह से दर्शाता है। आज के दैनिक क्विज को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।